नाउ 21 से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम द डायग्राम शोज अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ रोप। द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। एट द इंस्टेंट शोन द पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द रोप हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। पी जो है मीन पोजीशन पे है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यू जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, यानी आपके पास ये एम्पलीट्यूड पोजीशन हो गई। Which row describes the direction of motion, if any, of the points P and Q at this instant? Now मेरा बेटा, देखिए, आपके पास अगर मैं आपको किसी और उससे समझाऊं तो मेरे ख्याल आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। ये आपके पास एक पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है आपके पास इस डायरेक्शन से। ये मीन पोजीशन पे था, आपने इसको डिस्प्लेस किया, ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, एंड देन फिर इधर जा रहा है और ये फिर इधर आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम, जब ये मीन पोजीशन पे था, ठीक है, मैं मीन पोजीशन को इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास मीन पोजीशन पे आ गया। ठीक है। तो ये मीन पोजीशन से जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इस पोजीशन पे जाके मोमेंटरली स्टॉप होगा। ठीक है। इस पॉइंट पर स्टॉप होगा और स्टॉप होने के बाद ये वापस नीचे की तरफ चलेगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आपके पास आपका पेंडुलम जो होता है वो मोमेंटरली एट रेस्ट पर आ जाता है। तो Q इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि क्वेश्चन पे इसने कहा है। ठीक है। Q मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है तो वहां पर वो मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा। तो Q के लिए देखें तो स्टेशनरी और स्टेशनरी, यानी A और D बचा आपके पास, या तो ऑप्शन A होगा या D होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट P जाएगा या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो मेरा बेटा, अब ये मोमेंटरीली एट रेस्ट पे, अब हमारी बात Q के ऊपर तो खत्म हो गई, तो मैं यहाँ पे इसको Q लिख लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब ये पेंडुलम मूव करके इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये यहाँ पे पहुंचा। कहाँ पर? ये मीन पोजीशन पे पहुंचा और मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद अब ये पेंडुलम आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। और ये फिर आपके पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अब ये जो पॉइंट है ये आपके पास मीन पोजीशन है और इसको इसने क्वेश्चन में पी कहा है। ठीक है। मीन पोजीशन पे अब अगर कोई बंदा आए तो वो तो देख के बता सकता है कि ये पेंडुलम मूव होता हुआ इस डायरेक्शन में जा रहा है या आपके पास मूव होके इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। यानी आपके पास ये इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, ये देख के तो बता सकते हैं। अब इस वक्त वेव में आप कैसे बताएंगे? तो देखो मेरा बेटा, इफ अ पॉइंट ऑन अ वेव इज फॉलोड बाय अ ट्रफ, दैट पॉइंट विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है। लेट से ये पॉइंट P इस जगह पर होता। ठीक है। तो इफ अ पॉइंट ऑन अ वेव इज फॉलोड बाय अ क्रस्ट, इट विल मूव्स अपवर्ड। बस याद रखना, उस पॉइंट से पीछे क्या चीज आ रही है, तो ट्रफ आ रहा है तो वो पॉइंट नीचे जाएगा। अगर वो पॉइंट से पीछे क्रस्ट आ रहा है तो पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो P के पीछे क्या आ रहा है? ट्रफ आ रहा है, तो P विल मूव्स डाउनवर्ड। जाहिर है ये आपके पास ट्रफ इधर है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये ट्रफ इधर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? A. Now next, 22. The period of an electromagnetic wave in a vacuum is 1 nanoseconds. ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बता दिया कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास 1 नैनो सेकेंड है। ठीक है। आगे चलते हैं। What are the frequency and the wavelength of the wave? तो मेरे भाई, आपको तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड के, और टाइम पीरियड इसने दिए 1 नैनो। नैनो का मतलब होता है 9, यानी -9 सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ गया 1 इंटू 10⁻⁻9 हर्ट्स। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे तुम देख लो, 1 × 9 ऑप्शन सी में सिर्फ दिखा रहा है, तो डेफिनेटली सी आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं वेवलेंथ के लिए। अब हम क्या करें? तो वेवलेंथ के लिए आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा बराबर हो जाएगा V अपॉन एफ के। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, यानी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाल ली है, वो कितनी है? 1 इंटू 10⁻+9। ठीक है। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा किसमें? सी के अंदर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 23. An observer is standing on a railway platform. A train passes the observer at constant speed. ठीक है।
while emitting a sound of constant frequency f from its whistle. नाउ मेरा बेटा, अगर आपके पास ये कोई ट्रेन थी, लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, और ये आपके पास एक इसका यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, और ये ट्रेन मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट, और यहाँ पे एक अदद साइड में स्टेशनरी ऑब्जर्वर आपके पास है। तो अगर ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो जो आपके पास व्हेन द ट्रेन अप्रोचेस द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इस केस में जब अप्रोच का केस होगा, ठीक है, ACH अप्रोच का केस होगा, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जब ये ट्रेन इस पास कर जाएगी और यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि आपके पास व्हाट डज द ऑब्जर्वर हेयर। ए ऑप्शन, साउंड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एज द ट्रेन अप्रोचेस। मैंने आपको बता दिया, हमने डॉपलर इफेक्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो डिस्कशन को नहीं लाना चाह रहा, बस हम उस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो साउंड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एज द ट्रेन अप्रोचेस, तो डिक्रीज नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी आती है। साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन एफ एज द ट्रेन अप्रोचेस, यस ये बात सही है। आगे देखते हैं, and of a lower frequency than f as the train moves away. Yes, the answer is B. C देख लेते हैं, साउंड ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, तो लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता। साउंड ऑफ एन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एज अ ट्रेन अप्रोचेस एंड एज इट मूव्स अवे, आएगी तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जब जाएगी तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास 24th पे आ जाते हैं। नाउ मेरा बेटा 24th आपके पास क्या है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म have a length that is equal to the wavelength in free space of an electromagnetic wave that is visible to the human eye। भाई ये फिजिक्स में बायोलॉजी का सवाल कहाँ से आ गया, खैर अल्लाह ही खैर करे। अबे ये क्या है, एल्गाई ऑफ लेंथ 0.5 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया ऑफ लेंथ 5 माइक्रोमीटर, फंगी ऑफ लेंथ, अबे सवाल फिजिक्स का है या किसका है, सवाल तो सही है भाई। खैर ये क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो लंबाई है वो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर है, और वो भी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आपके पास विजिबल आई, ह्यूमन आई को विजिबल हो। तो ह्यूमन आई को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नजर आती है मेरे भाई, वो तो विजिबल लाइट आती है, और विजिबल लाइट आपके पास जो है तकरीबन नहीं तो आपके पास कितनी 500 से लेके और 700 नैनोमीटर की जो है रेंज में होती है, ठीक है। तो आपके पास 500 नैनोमीटर्स को अगर आप अपने पास उसमें लिखेंगे, तो 500 नैनोमीटर्स को आप अपने जस्ट कैलकुलेटर के अंदर लिखें, यार मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर आ जाए 500 एक्सपोनेंट -9, ये हमने लिखा। अब हम इसको ENG का बटन दबा देते हैं, तो मेरा बेटा देखो यहाँ पर 5 × 10⁻⁻7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स, और ये बन सकता है 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर्स। अब आप ये कहोगे कि यार ये इसको एक तो इसको हटाना बड़ा मसला है, हाँ। अब आप ये कहोगे कि सर ये आपने 10⁻⁻6 वाली फॉर्म में क्यों लेकर आए, तो देखो बेटा ये सब माइक्रो है, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻6, तो 0.5 × 10⁻6 किस में आ रहा है हमारे पास, एल्गाई ऑफ लेंथ 0.5 × 10⁻6, यानी ए आपके पास आंसर आ गया, ठीक है भाई। बड़ा खतरनाक लग रहा था लेकिन बच्चों वाला सवाल है। नाउ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स ओवरलैप, कह रहा है 2 प्रोग्रेसिव वेव्स आ रही थी और वो आके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई। व्हाट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द 2 वेव्स टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव्स, तो स्टेशनरी वेव्स के लिए क्या जरूरी है, 2 वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, लैम्डा, सब कुछ सेम होना चाहिए, और दे मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो नेसेसरली कंडीशन आपके पास क्या है कि आपके पास पहली कंडीशन क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ
स्पीड, ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, और दूसरा क्या है, दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ आ रही हूं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और तीसरी कंडीशन क्या है, दे ओवरलैप, दे मीट या ओवरलैप, क्लियर है। तीन कंडीशन आपके पास जरूरी है। तो आपके पास एक कंडीशन तो उसने बता दी, ओवरलैप, कंडीशन नंबर 3, अब कंडीशन 1 और 2 होना जरूरी है। तो टू वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव, दे आर, the waves are polarized, this is not a condition, the wave travel in opposite direction, yes this is the condition, तो C आपके पास आंसर हो गया। और द वेव ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन तो कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकती, तो डी भी नहीं हो सकता। 26 में वो आपसे कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी साउंड वेव इन एयर, अ फाइन पाउडर दैट इज, अब फाइन पाउडर इज इनिशियली evenly distributed along the length of a horizontal glass tube which is closed at one end, ठीक है। At the open end of the tube, a loudspeaker emits sound wave, ये आपके पास लाउड स्पीकर दिखा दिया है, नो मेरा पॉइंटर, ठीक है, ये लाउड स्पीकर दिखा दिया है, और एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट वेवलेंथ इमिट कर रहा है। अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड एंड द पाउडर एक्यूमुलेट्स इन अ रेगुलर स्पेस्ड पाइल्स एज शोन फिगर, तो ये दिखा रहा है कि ये आपके पास जो छोटी छोटी पहाड़ियां सी बन गई हैं, कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास पाउडर एक्यूमुलेट कर गया, ठीक है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द पाइल्स ऑफ द पाउडर विद इन द ट्यूब, ठीक है। तो मेरा बेटा स्टेशनरी वेव्स के अंदर आपके पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नोड। नोड का मतलब क्या होता है, नो डिस्प्लेसमेंट, वेयर एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास जीरो होता है, ठीक है। पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल आपके पास मीन पोजीशन पे होगा, अनडिस्टर्ब पोजीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो। दूसरी चीज होती है बेटा एंटी नोड। एंटी नोड आपके पास कौन सी जगह होती है, एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम होता है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन अबव द मीन पोजीशन होगा, दैट इज कॉल्ड एंटी नोड। तो मेरा बेटा अगर आप, मैं यहां पे हाइलाइटर को एक सेकंड जरा 9 पे लेके चले जाएं, तो ये जो ब्लू कलर है पॉइंट, ये सारे आपके पास यहाँ पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे, इन पॉइंट्स पर पार्टिकल्स जो हैं अपनी मीन पोजीशन से ऊपर होंगे, ठीक है। ये यानी अगर मैं यहाँ पे आपके पास इधर लिखूं तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे इस तरह से होंगे, तो ये फॉर्म्स, ये क्या बता रहा होगा कि भाई यहाँ पे एंटी नोड है, ठीक है। ये पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होंगे अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास ये पार्टिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एंटी नोड यहाँ पर है, और ये जो पाइल्स बने हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपके पास जीरो हो गया और पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर आके गिरे और एक छोटा सा पहाड़ बन गया। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द पोजीशन ऑफ द ईयर। नाउ अब हम देखते हैं, द पाइल्स आर वेयर द एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। द पाइल्स आर वेयर द एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट विद मिनिमम एम्पलीट्यूड, यस दिस इज पॉसिबल, एम्पलीट्यूड आपके पास मिनिमम या जीरो आप कह लें उसको, तो बी आंसर लग रहा है हमारे पास। नाउ सी देख लेते हैं, द पाइल्स आर where the air molecules vibrate with highest frequency, इसका कोई ताल्लुक नहीं। the piles are where the air molecules vibrate vertically, नहीं, तो आपके पास B is the correct answer। Now 27, a sound of wavelength of 0.5 meter passes through a doorway of width 1 meter, एक साउंड है और साउंड वेव है जिसकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है और वो एक दरवाजे में से पास हो रही है, उस दरवाजे की जो विड्थ है वो है 1 मीटर बिटवीन द टू रूम्स, ठीक है। Which change increase the amount of diffraction that takes place, ठीक है। नाउ मेरा बेटा आपको अगर याद हो तो आपके पास ये हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, और ये आपके पास गैप है, ठीक है, ये गैप है। अच्छा, इस वेव फ्रंट के दरमियान का डिस्टेंस ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अज्यूम करो कि यहां से यहां तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 वेवलेंथ, तो ये आपके पास लैम्डा हो गया, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये आपके पास ये जो वेव फ्रंट्स यहाँ से पहुँचते हैं और इस गैप में से पास होते हैं, तो ये आपके पास
ये वेव फ्रंट्स इस तरह से बाहर आ गए, और याद रखिएगा वेवलेंथ चेंज नहीं होती आफ्टर द डिफ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको बेंड कर देंगे, ये इधर बेंडिंग हो गई, इसकी इधर बेंडिंग हो गई, और इसकी इधर बेंडिंग हो गई, एंड सो ऑन। मेरी खूबसूरत डायग्राम आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नाउ मेरा बेटा, अब देखिए डिफ्रैक्शन, ये जो ऑब्वियस बैंडिंग होती है ये उस वक्त होती है जब ये गैप साइज, ये जो हमारे पास गैप साइज है, ये गैप साइज इज इक्वल टू द वेवलेंथ। ठीक है, तो जब गैप साइज इज इक्वल टू द वेवलेंथ तो डिफ्रैक्शन आपके पास बहुत ज्यादा ऑब्वियस। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड इट्स एजेस इनटू अ ज्योमेट्रिकल शेडो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्या करने से आपके पास डिफ्रैक्शन बहुत ऑब्वियस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला आपके पास डबल द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से डिफ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल द विड्थ ऑफ अ डोरवे, कह रहा है कि ये 1 मीटर का है, इसकी विड्थ और बढ़ा दो, यानी गैप और बढ़ा दो, 1 मीटर से इसको 2 मीटर पे ले जाओ, और वेवलेंथ आपके पास कितनी है, वेवलेंथ है 0.5, और मैंने कहा है गैप साइज इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वेवलेंथ, आपके पास डिफ्रैक्शन इज ऑब्वियस, तो ये तो आपके पास 0.5, यानी आपके पास 1 और 0.5, ये रेशियो फिर छोटा है। अगर विड्थ बढ़ा दी तो आपके पास रेशियो और बढ़ जाएगा और डिफ्रैक्शन डिक्रीज करेगी एज पर बी, तो बी भी पॉसिबल नहीं है। सी में देखते हैं, हाफ द फ्रीक्वेंसी। नाउ मेरा बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ करूंगा, ठीक है, और आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो इट मींस कि वेवलेंथ डबल हो जाएगी। वेवलेंथ डबल होने का मतलब ये कि वेवलेंथ आपके पास 0.5 मीटर से इंक्रीज होके 1.0 मीटर पे पहुंच जाएगी। इट मींस कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ द डोरवे, और आपके पास डिफ्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या हुआ, सी। डी देख लेते हैं, डी के अंदर क्या कह रहे हैं, हाफ द पीरियड, कह रहा है कि पीरियड आप आधा कर दो। अगर पीरियड आधा कर दो तो फ्रीक्वेंसी आपके पास डबल हो जाएगी, तो वेवलेंथ आपके पास मजीद छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.25, तो ये आपके पास नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया। 27 से अब हम 28 पे चलते हैं। अ लाइट सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट एंड वॉयलेट लाइट। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ आर इज अप्रोक्सीमेटली, आर का मतलब यस रेड लाइट है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट। ठीक है, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ वो आपसे कह रहे हैं जो है आधी है, या यूं कह लो कि रेड की डबल है वेव वॉयलेट से। ठीक है, वेवलेंथ। अच्छा, अ पैरेलल वर्टिकल डबल स्लिट इज प्लेस्ड नियर बाय, ठीक है, ये डबल स्लिट आ गई। अ वाइड स्क्रीन इज प्लेस्ड सो दैट द फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, ये आ गई वाइड स्क्रीन। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अच्छा जी, पहली चीज तो हम रिकॉल करते हैं कि हमारे पास जो यंग डबल स्लिट का फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था, फ्रिंज सेपरेशन बराबर है लैम्डा कैपिटल डी। कैपिटल डी मेरा बेटा आपके पास अगर आपको याद हो तो दिस इज द डिस्टेंस, कैपिटल डी। और मैंने कहा था कि इस डिस्टेंस को यार मजीद कोई वेरिएबल लाने के बजाय स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दो, कोई बम नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और फ्रिंज सेपरेशन क्या होती है, फ्रिंज सेपरेशन अगर आपको याद हो तो ये आपके पास सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज बनी। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBF। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनी। ठीक है, क्लियर है, और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनी, एंड सो ऑन। तो फ्रिंज सेपरेशन क्या होता है, ये जो दो फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन, और उसको हमने FS से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे उसने दी है। मेरा बेटा, चाहे रेड लाइट हो चाहे आपके पास वॉयलेट लाइट, अच्छा वॉयलेट को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा बेटा रेड लाइट यहां से चली और यहां पे पहुंची। ठीक है, सिमिलरली रेड लाइट यहां से चली यहां पे पहुंची। ठीक है, ये रेड लाइट, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज
रेड की और ब्लू की एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी। ज्यादा हो गया, ठीक है, और इसको इस तरह से देते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपके पास रेड और ब्लू की हमेशा एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी। अब यहां पे ग्राफ में देखें तो आपके पास यहां पे वो दिखा रहा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे कुछ भी नहीं है, तो ए तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अच्छा, बी पे आप देखें तो वो कह रहा है, बी के अंदर कह रहा है कि जी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वॉयलेट की आएगी, रेड की नहीं आएगी, तो बी को भी आप उठा के फारिग करें। अब सी के अंदर देखें तो आपके पास ये वॉयलेट की आ रही है और ये आपके पास रेड की आ रही है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रेड और ब्लू दोनों ओवरलैप कर रही हैं, तो ये सी इज करेक्ट। डी में देखें आप तो रेड की आ रही है और वॉयलेट की आ रही है और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो यस सी और डी दोनों करेक्ट हैं। तो हमारे पास पहला काम तो हमारा समझ में आ गया। नाउ दूसरा, अब हम जरा अगर रिकॉल तो हमने कर लिया था फॉर्मूला ऊपर, अब फॉर्मूले को रेड के लिए भी लिखते हैं और वॉलेट के भी लिखते हैं, लेकिन हमारे पास ने क्या कहा है कि रेड की वेवलेंथ आपके पास डबल है वॉलेट की उससे। तो अगर मैं रेड के लिए ये फॉर्मूला लिखूं, फ्रिंज सेपरेशन वाला, ठीक है, फ्रिंज सेपरेशन ऑफ रेड इज इक्वल्स टू, रेड की डबल है तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और अगर वॉलेट के लिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, तो वॉलेट के लिए अगर मैं लिखूं फ्रिंज सेपरेशन ऑफ वॉलेट बराबर है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मेरा बेटा अगर दोनों के अंदर तुम फर्क देखो तो फर्क ये आ रहा है कि आपके पास फ्रिंज सेपरेशन ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फ्रिंज सेपरेशन ऑफ वॉलेट, ठीक है। यानी आपके पास जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो मैंने आपको बता दी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो दोनों सेंटर में आके ओवरलैप करेंगी, जैसे मैंने आपको यहां पे करके भी दिखाया। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास ब्लू की जिस जगह पे बनेगी, रेड की उससे आगे जाके बनेगी, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि वॉयलेट की सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो और रेड की वहां पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो, ठीक है। तो आपके पास, यानी कि मेरा बेटा यहां से हम इसको बनाते हैं, ये देखो, ये आपके पास, ये हमारे पास ये बनी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास रेड को बनाते हैं, तो ये आपकी यहां पे रेड की ये बनी। अब मेरा बेटा देखो कि ये रेड की फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है। समझ में आ रही है बात? देखो ब्लू की फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज यहां पे बनी और रेड की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से फ्रिंज सेपरेशन ज्यादा हो गई। देखो रेड की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और रेड की फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज में फ्रिंज सेपरेशन बढ़ गई। ब्लू की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज में डिस्टेंस कम है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम यहां पे देखते हैं सी और डी हमारा सही आंसर था। तो सी में अगर तुम देखो तो ये तुम्हारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये वॉलेट की फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज हुई और उसके बाद आपके पास यहां पर रेड की ब्राइट फ्रिंज और वॉलेट की ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो रेड की पहली ब्राइट फ्रिंज, ये रेड है और ये रेड है, इन दोनों के दरमियान फ्रिंज सेपरेशन ज्यादा है। और वॉयलेट की तुम देखो, वॉयलेट की तुम्हारी ब्राइट फ्रिंज ये रही, वॉयलेट की ये बनाई हुई और ये वॉयलेट की ये बनी हुई, ठीक है, और वॉयलेट की ये तीसरी बनी हुई। तो वॉयलेट की जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान फ्रिंज सेपरेशन कम है एज कंपेयर टू रेड। रेड की देखो एक यहाँ बनी है, फिर रेड की यहाँ दूसरी दफा बनी है। डी में देखते हैं, डी में आपके पास ये रेड की ब्राइट फ्रिंज है एंड देन रेड आ गई, रेड और रेड, और ये दिखा रहा है, कह रहा है वॉयलेट की एक पहली यहां बनी और दूसरी, कह रहा है वॉलेट में फ्रिंज सेपरेशन ज्यादा होगी और हम ऑलरेडी चेक कर चुके, देख चुके कि आपके पास वॉलेट की फ्रिंज सेपरेशन आधी है, यानी रेड की डबल है फ्रिंज सेपरेशन, ठीक है।
तो आपके पास करेक्ट आंसर इज सी। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ अब आपके पास 29th, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट वेव कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो मेरा बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की वो वेवलेंथ होती है, सिंपल। ठीक है, थीटा प्रॉपर्टी नहीं है, ऑर्डर नंबर प्रॉपर्टी नहीं है, स्लिट की स्पेसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वेवलेंथ प्रॉपर्टी है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आया, डी। नाउ 30, देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉपर वायर। कह रहा है कॉपर वायर में करंट जा रहा है। ठीक है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द वायर इज करेक्ट। अच्छा, तो हमें निकालना क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में स्टेटमेंट हमने निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो ये है, I इज इक्वल्स टू एन ए वी और E इज द चार्ज कैरियर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं V को सब्जेक्ट बना दूं तो V मेरे पास बराबर हो जाएगा I अपॉन एन ए ई। ठीक है, हमारे पास जो चीज दी हुई है वो कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉपर वायर। ठीक है, अच्छा, अब ऑप्शंस चेक करते हैं। कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये आपके पास बहुत कम स्पीड होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, हार्डली 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके पास ये ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। चलो इसको देखते हैं। इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, और इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। कह रहे हैं स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। यस, दिस इज करेक्ट। इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, नहीं। अगर मैं एरिया को तोड़ूं, अगर मैं एरिया को तोड़ के लेंथ इंटू लेंथ में लेके जाऊं तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आता है, तो सी गलत हो। इट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, तो वेलोसिटी और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो हमारे पास वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। यस, दिस इज करेक्ट। सो द आंसर इज डी।